चंद्रयान 5 मिशन क्या है, मिशन की क्या खूबियत है, क्या खास बात है, उस पर भी गौर करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चंद्रयान 4 पर भी बात करेंगे, चंद्रयान 4 मिशन क्या है, चंद्रयान 4 मिशन के तहत कौन-कौन से चरण आपके शामिल हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, उन पर भी बात करेंगे, कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं, उन पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चंद्रयान सीरीज पर, चंद्रयान 1 पर बात होगी, चंद्रयान 2 पर बात होगी, चंद्रयान 3 पर बात होगी। इसके अलावा चंद्रयान मिशन जो है या खास तौर पर अगर आप देखें तो चंद्रयान 3 से लेकर के चंद्रयान 3 और चंद्रयान 5 जो है, ये चंद्रमा के ऐसे हिस्से पर जाने वाले हैं, चंद्रयान 3 ऐसे हिस्से पर गया है जो कि दिखाई नहीं देता है, यानी कि जहां पर आपको सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलती है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हम चंद्रमा में एक ऐसे क्षेत्र का अध्ययन क्यों कर रहे हैं जहां पर सूरज की रोशनी ही नहीं आती? तो इस सवाल का जवाब भी जो है हम इस स्लाइड में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत में आपके लिए एक सवाल होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। इसके अलावा जो पूरा वीडियो है आपका, ये पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो करते हैं इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत। और दी गई है कि सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन का जो बजट है उस पर अपनी मुहर लगा दी है। अब सवाल उठता है केवल खबर में इतना ही है। अब सवाल उठता है कि आपका चंद्रयान 5 मिशन है क्या और मिशन में आपको क्या कुछ खास बातें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले चंद्रयान 5 मिशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये मिशन आपका चंद्रमा की सतह के अध्ययन को लेकर के है। लेकिन इस बार चंद्रयान 5 मिशन के बारे में खास बात क्या है? खास बात यह है कि चंद्रयान 5 मिशन को भारत यानी इसरो अकेले कंडक्ट नहीं करेगा, बल्कि भारत का सहयोग किया जाएगा जापान द्वारा। इस बार भारत जो है जापान के सहयोग से मिलकर के चंद्रयान 5 मिशन को कंडक्ट करने वाला है। तो ये मिशन की खास बात आपको याद रखनी है कि भारत जापान के संयुक्त सहयोग से इस मिशन को कंडक्ट करेगा। इसके अलावा इस मिशन की अगर आप बात करें, इसमें आपको पुराने मिशन की तरह एक रोवर और एक लैंडर देखने को मिलेगा, लेकिन पुराने मिशन की तुलना में इस बार खास बात यह है कि जो हमने लैंडर लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन में, उस लैंडर का जो वजन था वो मात्र 25 किलोग्राम के आसपास था। लेकिन चंद्रयान 5 मिशन में जो हम लैंडर लॉन्च करने वाले हैं उसका जो वजन होगा वो 250 किलोग्राम के आसपास होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हम ज्यादा इक्विपमेंट भेजने वाले हैं चंद्रमा पर, और ज्यादा इक्विपमेंट का मतलब है कि हम बड़ा अध्ययन करने वाले हैं। तो हम अध्ययन करेंगे किसका? तो चंद्रयान 5 जो मिशन है उसके तहत मुख्य तौर पर चंद्रमा की सतह पर जो बर्फ मौजूद है, चंद्रमा में जो है चंद्रमा को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर एक हिस्सा वो है जो कि परमानेंटली शैडोड रीजन कहा जाता है, यानी कि जहां पर आज तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। और सोच करके देखिए कि जिस जगह पर आज तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है वहां पर इसका मतलब ये है कि उष्मा भी नहीं है, उष्मा नहीं है तो बर्फ के पिघलने की संभावना नहीं है, तो बर्फ अभी भी उसी रूप में मौजूद है। तो चंद्रयान 5 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य होने वाला है वो यही है कि चंद्रमा की सतह पर जो परमानेंटली शैडोड रीजन है उन रीजन्स में आइस की खोज की जाए, बर्फ की खोज की जाए, पानी के रूप में जो बर्फ मौजूद है उस बर्फ की खोज की जाए, ताकि भविष्य में अगर हम कोई मिशन लॉन्च करते हैं चंद्रमा पर, अगर हम वहां पर कोई कॉलोनी बनाते हैं, अगर हम वहां पर कोई बस्ती बनाते हैं, तो उस बस्ती को सस्टेन करने के लिए हमारे पास पानी मौजूद रहे। तो ये बेसिकली इस पूरे मिशन का प्राथमिक उद्देश्य होने वाला है। तो अब यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 5 मिशन जो है उसका उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 5 मिशन का उद्देश्य है बर्फ के रूप में पानी की खोज करना। कहां पर खोज करना? जो चंद्रमा का परमानेंटली शैडोड रीजन है वहां पर पानी की खोज करना। अब लौट करके आते हैं चंद्रयान 5 मिशन पर हमने बात कर ली है। इसके पूर्व पहले वाले मिशन पर बात करते हैं, चंद्रयान 4 मिशन। अगर आप देखें तो जैसे चंद्रयान 5 मिशन का भी उद्देश्य है उसी तरीके से चंद्रयान 4 मिशन का भी उद्देश्य है। चंद्रयान 5 का उद्देश्य है कि परमानेंटली शैडोड रीजन में पानी की खोज करना। चंद्रयान 4 का उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करना, सैंपल एकत्र करना और उस सैंपल को वापस पृथ्वी की सतह पर लेकर के आना। तो ये किसका उद्देश्य है? ये 4 का उद्देश्य है। अब सवाल आपके सामने कैसे बनेंगे? सवाल आपके सामने बन सकते हैं, मान लीजिए आपका मैच द फॉलोइंग आपके सामने आ सकता है। चंद्रयान 2 लिखा हुआ है आपके सामने, उसका उद्देश्य लिखा है। चंद्रयान 3 लिखा हुआ है उसका उद्देश्य है। चंद्रयान 4 लिखा है उसका उद्देश्य है। चंद्रयान 5 के सामने 5 का उद्देश्य है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनको मैच करिए। तो इस तरीके से सवाल आपको बनाते हुए आगे चलना है। तो चंद्रयान 4 का उद्देश्य क्या है? 4 का उद्देश्य है कि आपको पृथ्वी पर जो है चंद्रमा की सतह से नमूने वापस लेकर के आने हैं। अब ये जो चंद्रयान 5 मिशन है इसके 5 मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। कितने मॉड्यूल्स हैं? 5 मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। हर एक चरण के लिए एक मॉड्यूल यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो चंद्रयान 4 के 5 मॉड्यूल्स कौन से हैं? पहला आपका मॉड्यूल है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल बेसिकली आपका चंद्रमा जो रॉकेट है, जो रॉकेट चंद्रयान 4 को लेकर के जाएगा, उस रॉकेट को लॉन्च करने से संबंधित है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट को लॉन्च करने के बाद अगला है आपका डिसेंडर मॉड्यूल। अब डिसेंडर मॉड्यूल का क्या मतलब है? हमारा जो मिशन होने वाला है, हमारा जो रोवर होगा, ये जो स्पेसक्राफ्ट होगा, वो चंद्रमा पर जाने के लिए बहुत ज्यादा गति से यात्रा करेगा। हम जो अपनी कार चलाते हैं, सामान्यतः गाड़ी चलाते हैं 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, लेकिन जो आपके रोवर्स होते हैं, जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, वो हजारों लाखों किलोमीटर की गति से यात्रा करते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि आप जिस गाड़ी को 80 किलोमीटर की गति से चला रहे हैं, उस गाड़ी को रोकने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। उसी तरीके से आपका जो वाहन 1 लाख किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहा है, लाखों किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहा है, उस वाहन को आप एक बार में नहीं रोक सकते हैं। उस वाहन को रोकने के लिए आपको एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। धीरे-धीरे आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, धीरे-धीरे आपको स्पीड कम करनी पड़ती है, आपको जो है रिवर्स जो है पावर लगानी पड़ती है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को जिस मॉड्यूल में रखा जाएगा वो है आपका डिसेंडर मॉड्यूल, यानी कि नीचे लाने वाला मॉड्यूल। इसके बाद मान लीजिए आपने रॉकेट लॉन्च कर दिया, आपने रॉकेट को डिसेंड करवा दिया, रॉकेट को आपने चंद्रमा की सतह पर उतार दिया, वहां से आपने नमूने भी एकत्र कर लिए, लेकिन अब वापस आपको लॉन्च करना है, वापस आपको उड़ना है, आपको अंतरिक्ष में जाना है। इसके लिए अलग से एक मॉड्यूल है जिसका नाम है असेंडर मॉड्यूल। तो एक डिसेंडर मॉड्यूल है जो कि नीचे लेकर के आएगा, एक असेंडर मॉड्यूल है जो कि ऊपर लेकर के जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफर मॉड्यूल है। ट्रांसफर मॉड्यूल का मतलब ये है कि आपका एक रोवर है, एक लैंडर है। जो आपका रोवर है वो चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा और वापस ऊपर जाकर के वो जो है अपना जो नमूना उसने एकत्र किया, जो सैंपल उसने इकट्ठा किए हैं, वो सैंपल ट्रांसफर करेगा दूसरे एयरक्राफ्ट में, और वहां से फिर वो जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो री एंट्री मॉड्यूल का इस्तेमाल करेगा। री एंट्री मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश करने की कोशिश करेगा। तो ये आपका चंद्रयान 4 मिशन की हमने बात की कि चंद्रयान 4 मिशन में आपको कौन-कौन से कंपोनेंट देखने को मिलने वाले हैं और हर कंपोनेंट का क्या काम होगा उसकी भी हमने बात की। अब बढ़ा जाए आगे, बातचीत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारा नोएडा वाला जो कैंपस है, नोएडा वाली जो क्लासेस है, वहां इस मार्च से शुरू हो रहा है और को जानकारी चाहिए। लखनऊ सेंटर है को पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा प्रकार क्या है? प्रकार है इसका ऑर्बिट मिशन। ऑर्बिट मिशन का मतलब ये है कि चंद्रयान 1 को जब हमने लॉन्च किया था तो चंद्रयान 1 में हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम चांद की सतह पर उतरेंगे। हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य था चंद्रयान 1 के माध्यम से वो केवल और केवल इतना था कि हमें एक उपग्रह को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना है। तो क्या था ये आपका एक ऑर्बिट मिशन था। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और डेटा एकत्र करना, लेकिन चंद्रमा की सतह पर उतरना नहीं था। हम चंद्रयान 1 में चंद्रमा की सतह पर उतरे नहीं थे, हमने केवल एक कक्षा में उपग्रह स्थापित किया था, इसीलिए इसको एक सफल मिशन माना जाता है। इसके अलावा मून इंपैक्ट प्रोब की अगर बात करें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक नियंत्रित क्रैश भी हमें कराना था। हमें जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करानी थी, केवल हमें एक नियंत्रित क्रैश कराना था और बाकी हमारा एक ऑर्बिटल मिशन था जो कि उपग्रह स्थापित हुआ था और वो चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर रहा था। तो यहाँ पर कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, केवल एक मून इंपैक्ट प्रोब यहाँ पर भेजा गया था। मून इंपैक्ट प्रोब का मतलब ये है कि उसने लॉन्च नहीं किया था, उसको केवल चंद्रमा की सतह से टकराना था और टकरा करके बेसिकली उसका काम खत्म हो जाता। तो ये है आपका चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 के रिजल्ट की अगर आप बात करें, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन माना जाता है। रिजल्ट इसका क्या था? तो चंद्रमा की मिट्टी में पानी की उपस्थिति की पुष्टि जो है वो चंद्रयान 1 के माध्यम से हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे कौन से मिशन से चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि हुई थी, तो चंद्रयान 1 के माध्यम से। कई साथी कंफ्यूज हो सकते हैं कि पानी की उपस्थिति जो है वो एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आएगी, तो उनको लगेगा कि या तो चंद्रयान 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पहले ही मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी को खोज लिया था। तो चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि चंद्रयान 1 के माध्यम से हुई थी। इसके अलावा चंद्रमा की जो सतह है वहां पर टाइटेनियम, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम का पता भी हमने लगाया था। फिर चंद्रमा की सतह पर प्राचीन लावा प्रवाह की वजह से जो चंद्र गुफाएं बनी थी उनके प्रमाण भी इस मिशन के माध्यम से हमने खोजे थे और फिर चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय गतिविधियों का पता भी हमने इस मिशन के माध्यम से लगाया था। तो ये आपका चंद्रयान 1 मिशन है। कुछ इंपॉर्टेंट उसकी जो एक्सपेरिमेंट रहे, जो खोज रही, उस पर हमने बात की। आगे बढ़ते हैं चंद्रयान 2 मिशन की अगर बात करें, ये बेसिकली आपका एक लंबे समय के अंतराल के बाद लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 2019 में, यानी कि लगभग आपको 10 से 11 साल का एक लंबा पीरियड देखने को मिला था।
ये चंद्रयान 2 जो था, इसमें आपका एक ऑर्बिटर शामिल था, एक उपग्रह था जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला था, एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान और इसको लॉन्च किया गया था LVM 3 के माध्यम से। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना, यानी कि चंद्रमा का जो साउथ पोल है उसका अध्ययन करना। साउथ पोल का अध्ययन क्यों? क्योंकि साउथ पोल बेसिकली आपका एक परमानेंट शैडोड रीजन है जहां पर धूप नहीं पहुंचती है, जहां पर सूर्य की ऊर्जा नहीं पहुंचती है। तो वहां पर आपका एक परमानेंट फ्रोजन एरिया मौजूद था जिसका अध्ययन हम कर सकते थे। ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा इसमें चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाने, उसकी मात्रा का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। मुख्य चीज क्या थी? चंद्रयान 1 की खोज किसने पुष्टि की? यानी कि चंद्रयान 1 ने क्या खोजा है, जो पानी खोजा था, उसकी पुष्टि चंद्रयान 2 के माध्यम से हुई थी। इसमें आपका ऑर्बिटर जो है ये तो हमने स्थापित कर दिया था, लेकिन जो आपका विक्रम लैंडर था, ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा था। जैसे हमने जो देखा आपका चंद्रयान 1 जो था, चंद्रयान 1 में उद्देश्य क्या था? मून इंपैक्ट प्रोब, यानी कि हमको लैंड नहीं करना था, हमको केवल एक इंपैक्ट कराना था, वहां तक पहुंचाना था अपना जहाज। अब वो चाहे कैसे भी पहुंचे, वो चाहे क्रैश होके पहुंचे या अच्छे से पहुंचे। लेकिन जो चंद्रयान 2 था, उसका उद्देश्य था कि हमें अच्छे से एक सफलतापूर्वक एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये हुआ कि जब आपका जो रोवर है या जो आपका लैंडर है, वो जब चंद्रमा की सतह पर पहुंचे तो उस रोवर को कोई नुकसान ना हो, इसको कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन जो आपका चंद्रयान 2 था, ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल साबित हुआ, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। इसीलिए इसको 98% सफल माना जाता है और 2% असफल माना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप अपने मेंस के एग्जाम में चाहे तो इसको कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपकी जानकारी के लिए मौजूद है कि चंद्रयान 2 जो था वो 98% सफल था और 2% असफल माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 की बात करते हैं। चंद्रयान 1 लॉन्च किया था 2008 में, तो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया 2019 में, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 2023 में। चंद्रयान 3 में भी वही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला था। चंद्रयान 3 में आपका इस बार ऑर्बिटर मौजूद नहीं था, क्योंकि ऑर्बिटर तो हम पहले ही स्थापित कर चुके थे। इस बार आपको जो है जो आपका संरचना थी उसमें एक लैंडर देखने को मिला था, जो कि विक्रम लैंडर मौजूद था और एक रोवर मौजूद था जिसका नाम था प्रज्ञान, यानी कि पुराने वाले लैंडर और पुराने वाले रोवर का नाम भी इस बार आपको चंद्रयान 3 में देखने को मिला था। रॉकेट था आपका LMV3, यानी कि पिछला वाला रॉकेट इस्तेमाल किया गया। ईंधन की अगर आप बात करें तो इसमें ठोस द्रव्य और क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल किया गया, यानी कि 3 लेयर इंजन जो है आपका मौजूद है यहाँ पर। अवधि की अगर आप बात करें तो ये एक चंद्र दिवस के दौरान जो है चंद्रमा पर काम करने वाला था, यानी कि लगभग 14 दिनों तक चंद्रमा पर काम करने वाला था। तो ये आपके लिए याद रखने वाला पॉइंट है, क्योंकि ये खबर बहुत दिनों तक चर्चा में रही थी, तो सवाल आने की संभावना है कि एक चंद्र दिवस जो है वो पृथ्वी के कितने दिवसों के बराबर होता है। तो एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, तो इसको आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या था? वही उसका उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना और चंद्रमा पर रोवर को संचालित करना, यानी कि अपने रोवर को सही ढंग से उतारना और उस रोवर के अंदर जो अपने लैंडर को सही ढंग से उतारना और उस लैंडर के अंदर जो रोवर मौजूद है उस रोवर को सही ढंग से संचालित करना, ये इसका उद्देश्य था। कौन-कौन से विज्ञान प्रयोग किए गए? अब ये इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट या कह सकते हैं कुछ उपकरण मौजूद थे। वो उपकरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां इससे सवाल बन सकता है। तो उपकरण के नाम आपको याद रखने हैं। एक आपका उपकरण था चेस्ट उपकरण। चेस्ट उपकरण क्या है? ये आपका चंद्रमा की मिट्टी की उष्णीय गुणों का अध्ययन करने वाला था, यानी कि उष्णीय गुण कितने हैं उसमें, उसका अध्ययन करने वाला था। तो चेस्ट उपकरण आपको याद रखना है। एक रंभा उपकरण था, इनके नाम आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। चेस्ट उपकरण है, रंभा उपकरण है। रंभा उपकरण सतह के प्लाज्मा घनत्व का अध्ययन करने वाला था। एक उपकरण है आपका ILSA। ILSA उपकरण जो है ये भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करने वाला था। एक आपका लिब्स और APXS है, ये आपका चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना क्या है उसका विश्लेषण कर रहा था। और एक है आपका शेप। शेप पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा था चंद्रमा से। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके चंद्रयान 3 के बारे में हमारे सामने मौजूद है, जिन पॉइंट्स की हमने बात की। तो यहाँ पृथ्वी नहीं है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ये आपका मून है, तो मून का वायुमंडल जो है उसका अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इन क्षेत्रों का अध्ययन करना क्यों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम क्या चीजें निकाल सकते हैं, उनकी यदि आप बात करें तो सबसे पहले इस क्षेत्र में बर्फ के रूप में जल अणु के मौजूद होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। कौन से क्षेत्र में? जो आपके परमानेंटली शैडो रीजन है, क्योंकि परमानेंटली शैडो रीजन की हमने पहले ही बात की कि वहां पर अभी तक सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो ऊष्मा है वो नहीं पहुंची है। और अगर किसी जगह पर सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर आपको बर्फ देखने को मिलती है। जैसे आप पृथ्वी में भी देखेंगे, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम होती है, तो वहां पर आपको बर्फ देखने को मिलती है। इसी तरीके से चंद्रमा की सतह भी है। चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पर आपका बर्फ नहीं पहुंची है, जो परमानेंट शैडो रीजन है। शैडो रीजन होने का मतलब ये है कि वहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है। तो ऐसे क्षेत्रों में बर्फ के होने की, ऐसे क्षेत्रों में जल के अणुओं की होने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा रहती है, जो भविष्य के जो मानव मिशन है उसके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा ये जो रीजन है, जो आपका परमानेंटली शैडो रीजन है, ये बर्फ से ढका हुआ है, बहुत ठंडी बर्फ से ढका हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर जो चट्टानें हैं और वो पिछले अरबों सालों से अपरिवर्तित हैं, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे में अगर हम इन चट्टानों का अध्ययन कर सकें, अगर हम इन चट्टानों के बारे में पता लगा सकें, इनका कंपोजिशन देख सकें, तो हम अरबों सालों पहले पृथ्वी का क्या संरचना थी, पृथ्वी का क्या कंपोजिशन था, उसका भी पता लगा सकते हैं। तो ये पृथ्वी के शुरुआती इतिहास को समझने के लिए, हमारी दुनिया के शुरुआती इतिहास को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके अलावा आपका चंद्रमा के सभी मिशन जो है वो चंद्रमा का जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वहां पर उसके आसपास ही उतरे हैं, क्योंकि वहां पर लैंड करना काफी आसान है, तो अधिकतर मिशन वहीं पर उतरे हैं। लेकिन अगर हम चंद्रमा का जो परमानेंटली शैडो रीजन है वहां पर कोई मिशन उतारते हैं, तो ये मिशन हमारे लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमें कुछ नया वहां पर देखने को मिल सकता है जो अब तक नहीं खोजा गया है। क्योंकि अब तक सारे मिशन जो रहे हैं वो केवल और केवल भूमध्य रेखा के आसपास रहे हैं, इक्वेटर के आसपास रहे हैं। तो ये इस पूरे मिशन की इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान श्रृंखला के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रयान 2, ऑप्शन बी चंद्रयान 4, ऑप्शन सी चंद्रयान 3 और ऑप्शन डी चंद्रयान 1। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे।